दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह कह दिया कि जो भी गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और हां, अब किसान ये कहने लगे हैं कि दिल्ली पुलिस भी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। किसानों को यह लगता है कि दिल्ली पुलिस षड्यंत्र कर रही है, किसानों को यह लगता है कि केंद्र सरकार षड्यंत्र कर रही है, किसानों को यह लगता है कि गृह मंत्रालय से लेकर के हर एक मिनिस्ट्रीज ने षड्यंत्र किया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि 26 जनवरी का जो गुनाह हुआ, 48 घंटे के बाद भी देश ये पूछना चाह रहा है जवाबदेही किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। और इसीलिए हम आज एक ऐसा शो आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके सामने कई एक एक परतें खोलेगा और रेशे रेशे खोल करके आपके सामने यह बताएगा कि क्या यह माना जाए कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो बात कही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इसका मतलब यह है कि माफ नहीं, अब साफ किया जाएगा और 26 जनवरी का असली इंसाफ किया जाएगा। नमस्ते, मैं राशिद। 26 जनवरी हिंसा की जो लड़ाई है ना, अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा है कि राहुल गांधी की वजह से 26 जनवरी की हिंसा भड़की है। वहीं कांग्रेस को यह लगने लगा है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ठान लिया है, दिल्ली पुलिस ने यह ठाना है कि बवालियों को सबक सिखाना है, चाहे जैसे भी। 37 किसान नेता जो हैं रडार पर हैं। 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इन सभी के बीच वीएम सिंह बैकआउट कर गए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट भी बैकआउट कर गया है। चिल्ला बॉर्डर को खाली करा दिया गया है। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि किसान संगठन में हो गई है टूट और आंदोलन जाएगा फूट? लेकिन हां, जब किसान नेताओं ने ठीक उस वक्त 12 घंटे पहले 13 घंटे पहले लगभग अपना मौन तोड़ा और मौन तोड़ करके सामने आए राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, योगेंद्र यादव, हर किसी ने एक ही बात बोली कि हम तो माहौल को शांतिपूर्वक रखना चाहते थे। और बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत तो यहां तक भी बोल गए कि जितने लोग भी ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में आए थे उन सभी का अभिवादन करते हैं, उन सभी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सवाल ऐसे में यह है, 26 जनवरी का आखिरकार विलेन कौन है? इस पर हर कोई मौन है। और दिल्ली पुलिस ने यह कह दिया है कि माफ नहीं, साफ किया जाएगा। यानी उनके बयान से अब यह नजर आ रहा है। अभी बिजली कटी है और बिजली जानते हैं कहां की कटी है? पिछली रात में गाजीपुर बॉर्डर की बिजली कट गई है और कहा यह जा रहा है कि बड़े किसान नेता अब धीरे धीरे उनकी गिरफ्तारी शुरू होगी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे ही गिरफ्तारी शुरू होगी उसके बाद माहौल खराब नहीं होगा? साजिश को उसकी अंजाम तक तो पहुंचाया 26 जनवरी को गया, लेकिन बवाली और दंगाई कब तक अपने अंजाम तक पहुंचेंगे? आज सुबह की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली हिंसा के घायलों से मिलेंगे अमित शाह। ट्रैक्टर रैली हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। दोपहर 12 बजे लाल किला भी जाएंगे अमित शाह। 26 जनवरी की हुई तोड़फोड़ का जायजा लेंगे। यानी अब से ठीक 2-2.5 घंटे के बाद गृह मंत्री अमित शाह लाल किला का दौरा करेंगे, लाल किला का जायजा लेंगे। अभी की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। 26 जनवरी कांड पर दिल्ली पुलिस भी पूरे एक्शन में है। अगली बड़ी खबर, अगली ब्रेकिंग न्यूज, फुल एक्शन में है दिल्ली पुलिस। जल्द ही हो सकती हैं बड़ी गिरफ्तारियां, कई बड़े किसान नेता अरेस्ट हो सकते हैं। कईयों को नोटिस जारी किया गया है। 25 से ज्यादा एफआईआर पर एक्शन बहुत तेज हो गया है। 37 से ज्यादा किसान नेता रडार पर हैं। और इसके अलावा डॉक्टर दर्शन पाल को नोटिस भेजा गया है। किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शेंगे, यह दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने साफ कर दिया था। लेकिन जो 2 किसान नेता हैं जिनमें वीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह यानी बीकेयू भानु गुट, इन्होंने बैकआउट क्यों किया आप ये सुने। और उसके बाद कैसे 26 जनवरी की लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की हो गई है, इसे भी आप सुने। जिम्मेवारी सबको लेनी पड़ेगी, मुझे समेत। जो किसान नेता कहलाते हैं अपने आप को, जिनके साथ लोग थे, और अगर वो अपने आप को नेता बनाने की होड़ में लग गए और मुद्दा खो गए, कौन कहां पहुंचेगा, कबड्डी में जाके कौन छू के पहले आएगा, और मुद्दा पीछे रह गया। इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है? क्या इसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं? और आखिरी बिंदु, दोस्तों, कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, इसी में सारे जवाब छुपे। किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था?
क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही थी? तो सरकार प्रायोजित भड़काऊ बयानों, वीडियो, संदेशों आदि से उत्तेजित होने की बजाय देश इन बिंदुओं का जवाब मोदी जी और अमित शाह जी से मांगता है। एक्सीडेंट हुआ वहां कल और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। और जब पूरे देश से निंदा के स्वर उठने लगे, तब जाके राहुल जी का बयान आया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति की अपील करता हूं। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुना, आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना, प्रकाश जावड़ेकर को सुना और इसके अलावा 2 किसान नेताओं को सुना जिन्होंने बैक ऑफ कर लिया है। आगे हम आपको बाकी किसान नेताओं को भी सुनाएंगे। और याद रखिएगा, आपसे ठीक 50 मिनट के बाद इंडिया न्यूज करने जा रहा है देश का सबसे बड़ा खुलासा। आपके सामने हम 10 तस्वीरें लेकर के आएंगे जो लाल किले के षड्यंत्र का एक एक साक्षात सबूत आपके सामने रखेगी। और याद रखिएगा, ये वाकई में बड़ा खुलासा है, बड़ा खुलासा जो 134 करोड़ हिंदुस्तानियों को हिला करके रख देगा। ठीक 50 मिनट के बाद हम ये खुलासा करेंगे। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं। वीरेंद्र बब्बर भारतीय जनता पार्टी के नेता, अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता, जयकांत मिश्रा जी किसान नेता और उमेश श्रीवास्तव पूर्व आईपीएस मेरे साथ में हैं। जयकांत जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। ठीक 24 घंटे पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि आप लोग शर्मिंदा हैं या फिर नहीं। आपने सीधा जवाब यह दिया कि हाँ ठीक है, शर्मिंदगी तो वाकई में है, लेकिन इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए इसे लेकर के आप लोग साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपको लगता नहीं जब कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चंद पलों के बाद ही अगर बॉर्डर पर बाकी बड़े किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने बेशर्मी दिखाई है ये कहते हुए कि हमारा आंदोलन सक्सेसफुल रहा। उन्होंने बेशर्मी दिखाई ये कहते हुए कि जितने लोग भी ट्रैक्टर लेकर के आए थे हम उनका सम्मान करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और पूरी तरह से 26 जनवरी की हिंसा से पल्ला झाड़ लिया राकेश टिकैत ने, गुरनाम चढ़ूनी ने, डॉक्टर दर्शन पाल ने और आप जैसे किसान नेताओं ने। जयकांत जी, जयकांत मिश्रा जी, अब तक आवाज आ रही है क्या? जयकांत जी, अब तक आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, वीरेंद्र बब्बर और अजय अरोड़ा जी के पास में लेकर के चलते हैं। अजय अरोड़ा जी, पहला सवाल आपसे, मुझे ये समझाइए कि कैसे आप लोगों को ये लग रहा है कि सियासत की चाशनी में लपेट करके और सिर्फ सियासी मुलम्मा चढ़ा करके ही देखा जाना चाहिए। 26 जनवरी को जब देश शर्मसार हुआ और आप लोग ये कहने में लगे हैं, रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, ये मोदी सरकार की नाकामी है। यानी अगर खुजली हो तो भी मोदी सरकार, अगर गुदगुदी हो तो भी मोदी सरकार, और देश में इतना बड़ा भूचाल आ जाए तो भी मोदी सरकार। अजय अरोड़ा जी। राशिद जी, जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर कोई भी हिंसा होती है जिम्मेदारी सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है। कहां लोगों की जबान से ये क्यों नहीं निकला?
आपकी जबान से ये क्यों नहीं निकला? राहुल गांधी की जबान से ये क्यों नहीं निकला? राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट करके ये क्यों नहीं कहा कि जिम्मेदार है राकेश टिकैत, जिम्मेदार है गुरनाम चढ़ूनी, जिम्मेदार हैं उग्राहा जैसे नेता, जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने उपद्रव कराया, जिम्मेदार हैं 37 किसान नेता? ये क्यों नहीं निकला आप लोगों की जबान से? राशिद जी, ये सारा काम सरकार का है, न्याय प्रणाली का है, और जो जो इंक्वायरी होगी, जो खुफिया विभाग बोलेगा, जो टीम संगठित की जाएगी इस कार्रवाई करने के लिए, वो देखेगी। लेकिन राशिद जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अगर खुफिया तंत्र ठीक होता, अगर हमारी सीआईडी ठीक होती, तो ये घटना रोकी जा सकती थी। इसके पीछे सरकार का फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। आपने लग रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। अजय अरोड़ा जी, आपको बताता हूं मैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे पास में इंटेलिजेंस इनपुट थे, लेकिन बावजूद इसके हमारा किसानों के साथ में अग्रीमेंट हुआ था और हमने भरोसा किया, हमने विश्वास किया, और यही एक वजह है कि हम मात खा गए, और यही एक वजह है कि हमें धोखा मिला। ये बोला है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने। इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था सर, सब कुछ पता था, लेकिन किसानों ने कहा कि अग्रीमेंट कर रहे हैं, सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा। राशिद जी, लाल किले कैसे पहुंच गए किसान? इसे क्या बोलोगे? लाल किले की इतनी सिक्योरिटी होती है तो वहां फेलियर मानना पड़ेगा। राशिद जी, मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं लगा रहा, जो घटना घटी उसकी बात कर रहा हूं। ये सरकार का फेलियर है। एक बात ये बताइए, आप लोगों के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में, या फिर चलिए मान करके हम ऐसे चल लेते हैं ना कि जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, अगर कोई आतंकी हमला हो गया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे रणदीप सुरजेवाला वर्सेस प्रकाश जावड़ेकर का भी लोअर बैंड जरूर चलाया जाए। अजय अरोड़ा जी, मुझे ये बताएं आप, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अगर 26/11 का हमला हुआ तो ये इसमें ये भी कह दिया जाए कि आप लोग जो है बिल्कुल सोए हुए बैठे हुए थे, और आप लोगों ने ये चाहा कि 26/11 का हमला हो जाए? 2008 में अगर बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए, 2008 में अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए, 2008 में जयपुर में ब्लास्ट हुए, इसका मतलब सब कुछ आप लोगों की जानकारी में था, यही कहना चाहते हैं आप? राशिद जी, मैं कंपटीशन नहीं करना चाहता। गणतंत्र दिवस पे अच्छा लगता राशिद भाई, आज हम चर्चा करते सेना के शौर्य की, आज हम झांकियों की चर्चा करते, आज हम शहीदों की बात करते, और जिस प्रकार से राशिद भाई जिस प्रकार से घटना घटी, मैं इसमें कि हमारे टाइम में ये था तो उनके टाइम में ये था, मैं तो वर्तमान की बात करता हूं कि गणतंत्र पर्व। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और केंद्र सरकार ने क्या कहा, मार जवान मार किसान। ये केंद्र सरकार का फेलियर है। मार जवान मार किसान नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, इसकी निंदा करते हैं। वीरेंद्र बब्बर जी, एक ऐसे वक्त में जबकि देश का गणतंत्र शर्मसार हुआ, एक ऐसे वक्त में जबकि देश की प्राचीन इमारत शर्मसार हुई, लाल किले के प्राचीर ने ये देखा, एक काला दिन देखा 26 जनवरी के दिन, तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का ये स्टैंड क्यों है कि किसानों को भड़काया है राहुल गांधी ने? कैसे आप लोगों ने ये बात कही, और क्यों नहीं ये कहा जाए कि आप लोग सियासत की चक्की में पीस करके इतने संवेदनशील इशू को आप लोग डाइल्यूट कर देना चाहते हैं? वीरेंद्र बब्बर जी। मैं अभी अपने आदरणीय मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनकी बात को सुन रहा था। हाँ, उन्होंने एक नारा दिया, अभी कहा कि शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हाँ। और ये जो जय जवान जय किसान का नारा था, इसके अंदर जवान ने तो इस नारे को याद रखा, परंतु किसान, तथाकथित नकली किसान, मेरी बात को मैं दोहरा रहा हूं, तथाकथित नकली किसान जो किसान नहीं थे, उन्होंने किसानों के भेष में आकर इस देश के अंदर जवान और किसान के बीच में जो भिड़ंत हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों का आंदोलन पहले भी हुआ था, परंतु षड्यंत्र और योजना में फर्क होता है। योजना वो जो दिल्ली सरकार ने बनाई, योजना वो जो भारत सरकार ने बनाई, योजना वो जो दिल्ली पुलिस ने बनाई। भारत सरकार ने लगातार 12 दौर की बातचीत किसान नेताओं के साथ की, उनको विषय समझाने का प्रयास किया। किसान नेताओं ने, तथाकथित किसान नेताओं ने, जिनके बारे में मैं पहले से कहता रहा हूं कि ये किसान नेता नहीं है, आंदोलन किसान नेताओं के हाथ में नहीं है, एजेंडे कुछ और हैं। अगर ये तथाकथित किसान नेता थे, अगर आपको ये लग रहा था कि ये नकली किसान नेता हैं, तो शुरुआत में ही बात ना करते, इन्हें सलाखों के पीछे डाल देते। इतने दिन तक इंतजार क्यों किया वीरेंद्र बब्बर जी?
मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं हाँ। कि बार बार जब बार बार ये बात कही जाती थी किसान भोले हैं, अगर हम पहले इनका जो असली चेहरा ये जो सामने आया है, हाँ। इसके पीछे की जो मैं आपको सिलसिलेवार बात करता हूं। जब एग्रीमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गई, ठीक है। एक किसान यूनियन नहीं 40 किसान यूनियन के नेताओं के साथ बैठ करके ठीक है। दिल्ली पुलिस की कमिटमेंट हो गई कि आप 12 बजे मार्च निकालेंगे, 5 बजे समाप्त कर देंगे, ये आपका रूट रहेगा, कोई हथियार नहीं होगा, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। एक ट्रैक्टर पे 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। क्या आवश्यकता थी सवेरे 8 बजे ट्रैक्टर रैली को आरंभ करने की? क्या आवश्यकता थी रूट को तोड़कर, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की? ठीक है। क्या आवश्यकता थी हथियारों को साथ लेकर चलने की? आपने देखा इस रैली के अंदर ये जो किसान आंदोलन की आड़ में जिस प्रकार ठीक पुलिस है। कर्मियों पर हमले हुए, एडिशनल डीसीपी इसके अंदर घायल हुए, महिला पुलिस कर्मियों के एडिशनल डीसीपी घायल हुए, महिला पुलिसकर्मी पर हमला किया गया, 300 वजीराबाद के से ज्यादा एसएचओ घायल हुए, पुलिसकर्मी, वजीराबाद के एसएचओ को 300 कल से हमने सुनाया भी था। ज्यादा वीरेंद्र बब्बर जी, हॉस्पिटल में दाखिल है, आपने कई आदमी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, आपने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। एक काम कर लेते हैं, आपकी बातों को लेकर के मैं जयकांत मिश्रा के पास में चलता हूं। जयकांत जी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? हाँ या ना में जवाब दें सबसे पहले। जयकांत जी के ऑडियो को बाईपास किया जाए और टेलीफोन लाइन के जरिए मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उमेश जी, चूंकि आप पूर्व आईपीएस हैं, मुझे ये बताएं कि 26 जनवरी को जो भी हुआ, आप बतौर पुलिस अधिकारी हालात को किस तरह से संभालते? दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि हमने संयम बरता, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि हमारे पास इनपुट पहले से थे लेकिन हमने अग्रीमेंट पर यकीन किया। यह फेल्योर किसका है? दिल्ली पुलिस का है, इंटेलिजेंस का है, सरकार का है, सिस्टम का है? किसका फेल्योर है ये? राशिद जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही। उमेश जी बोलें। इस पूरे घटनाक्रम को दो तरीके से देखा जाए। जब एक बार केंद्र सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई थी कि अध्यादेश का इम्प्लीमेंटेशन 1.5 से 2 साल के लिए रोका जाता है, बनाई जाती है, उस कमेटी के निर्णय के बाद ये कानून बनेगा, रहेगा या संशोधित होगा, ये निर्णय लिया जाएगा। वो एक ऐसा उपयुक्त समय था जबकि किसानों को अपना आंदोलन, देखो उधर फोन आ रहा है, हाँ। और कमेटी जो निर्णय लेती वो होता। 26 जनवरी के दिन जो घटना घटी, ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है, ठीक है, ये निश्चित रूप से इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हाँ। और दिल्ली पुलिस जो कि बड़ी प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, पिछले 6 महीने में अगर आपने देखा तो 2 बार। उमेश जी, मैं यही समझना आपसे चाह रहा हूं कि दिल्ली में जब दंगे हुए, दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल किया, दिल्ली में आतंकी हमले हुए, दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल किया, दिल्ली पुलिस ने किस तरह से बटला हाउस एनकाउंटर को अंजाम दिया था, उसकी मैंने लाइव रिपोर्टिंग खुद ही की है, तभी हमने ये देखा था। और दिल्ली में अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है, सीए के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, इसे भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस इतनी मजबूर और लाचार क्यों थी? उमेश जी, किस स्ट्रैटेजी की कमी थी, मुझे बताएं। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस का फेल्योर का पार्ट है। अगर लाखों की तादाद में लोगों को निकलने का अवसर दिया जाएगा, तो इस बात। अब दिल्ली पुलिस 6 पॉइंट क्या रख रही है? उमेश जी, एक बार आप भी देखें ताकि आपके साथ फिर बात और भी ज्यादा रिलेवेंट होगी और आपके साथ बात का जो कैनवास है और जो दायरा है और भी ज्यादा बढ़ेगा। इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पॉइंट्स कितने रखे हैं आप देखें। दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि शर्तें टूटी हैं, बैरिकेड तोड़े गए, अपने वादे से मुकर गए किसान। दिल्ली पुलिस तो संयमित थी लेकिन बवाल करने वाले किसान थे। लाल किला कांड पर हम गंभीर हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह सीधे तौर पर कहा है कि अगर लाल किले पर झंडा फहराया गया है, इसे लेकर के हम गंभीर हैं और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर दिल्ली पुलिस ने यह बात कही है, और जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि हमारे लिए हेडलाइन की खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर रात में बिजली कट गई थी और कहा यह जा रहा है कि इस एक्शन के तौर पर बिजली काटी गई है। हालांकि जैसे ही खबर कंफर्म होगी आपको बताएंगे। गृह मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन में है और जो 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, अब बहुत जल्द ही गिरफ्तारियों को भी अंजाम दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि किन किन किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि 37 किसान नेता हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े चेहरे आपके सामने लेकर के हम आते हैं। पहला नाम डॉक्टर दर्शन पाल, बीकेयू क्रांतिकारी दर्शन पाल गुट, ये पहला नाम है। कुलवंत सिंह संधू,
जमहूरी किसान सभा पंजाब, बूटा सिंह बुजगिल भारतीय किसान सभा धकोंडा, सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष समिति पिड्डी ग्रुप के हैं ये, जोगिंदर सिंह उग्राहा भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट के आते हैं, सुरजीत सिंह फुल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, जगजीत सिंह डालेवाल भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर, बूटा सिंह शादीपुर भारतीय किसान मंच, बलदेव सिंह सिरसा लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, इसके अलावा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, फिर राकेश टिकैत का नाम आ जाता है यानी भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता, वीएम सिंह जो बैकआउट कर गए हैं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के, और मेधा बाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ी रही हैं, और योगेंद्र यादव को पर भी एफआईआर दर्ज की गई है जो स्वराज इंडिया से जुड़े रहे हैं और स्वराज इंडिया के एक तरीके से अध्यक्ष भी हैं। लेकिन 26 जनवरी का जो गुना है ना, किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है अब आप ये देखें। आपराधिक षड्यंत्र, डकैती, घातक हथियार का इस्तेमाल, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, और ये बहुत गंभीर धाराएं हैं। और हां, कहा यह जा रहा है कि आगे दिल्ली पुलिस ये सबूत भी तलाश रही है, वो सर्कमस्टांसेस भी देख रही है कि क्या लाल किले पर जो हुआ है, आईटीओ में जो हुआ है, देश की राजधानी को अगर बंधक बनाने की कोशिश की गई है तो क्या ये देशद्रोह की भी श्रेणी में आता है, क्या ये देश पर हमले की भी कैटेगरी में आता है या नहीं। दिल्ली पुलिस इस एंगल को भी तलाश रही है और खंगाल रही है। एक बार फिर से डिबेट को ओपन कर दीजिए, जयकांत जी के पास में चलते हैं। जयकांत जी, बहुत देर से आपकी आवाज सुनना मैं चाह रहा था। सबसे पहले तो ये बताएं, वीरेंद्र बब्बर जी ने अभी ये कहा नकली किसान थे 26 जनवरी वाले, आप असली हैं या नकली हैं? राकेश टिकैत असली हैं या नकली हैं? गुरनाम चढ़ूनी क्या है, दर्शन पाल क्या है, उग्राहा जी क्या है, शिव कुमार कक्का क्या है? नकली कौन असली कौन? अपना ऑडियो आप म्यूट कर दे रहे हैं बार बार, शायद आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अपने फोन में, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। चलिए अपने ऑडियो में अनम्यूट कीजिए, ईयरपीस हटा दीजिए, आप ईयरपीस हटा दीजिए। अभी मैं बता रहा हूं आपको टेक्निकली, तभी आप मुझसे बात कर सकेंगे। ईयरपीस हटाइए और मेरी बात का जवाब दीजिए। जयकांत जी, जयकांत जी, ये असली नकली वाली बात है? चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयकांत जी या तो मेरी बात का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या वाकई में कुछ टेक्निकल स्नैग है। जयकांत जी को जोड़ा जाए क्योंकि वो मेरे रडार पर हैं, वो पूरे इंडिया के रडार पर हैं, ऐसे किसान नेता जो माहौल खराब करते हैं। कपीस जी के पास में चलते हैं। कपीस जी, आज विपक्ष से देश ये जानना चाह रहा है कि विपक्ष किसके साथ में है, गणतंत्र के साथ में है या गणतंत्र के साथ में है? विपक्ष बवालियों के साथ में है, उपद्रवियों के साथ में है, या देश प्रेमियों के साथ में, राष्ट्रभक्तों के साथ में, राष्ट्रवादियों के साथ में? आप दिल्ली पुलिस के साथ में हैं या बवालियों के साथ में हैं, किसके साथ हैं आप? देखिए, बहुत सीधी बात, एक लाइन में जवाब कि हम देश के साथ में। अब देश किसके साथ में है ये निर्धारित है। गणतंत्र के ऊपर गण से ज्यादा तंत्र ऊपर हो गया। हाँ। इसको पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, और ये बड़ी सर्वसार करने वाली घटना थी जो ठीक है अराजक पर किया है या दिल्ली के सड़कों पर किया है। इसकी जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ये नहीं होना चाहिए था। हाँ। और समाजवादी पार्टी सबसे पहली एक बात कहती है, ठीक है, न्यायालय के निर्देश के तहत, निगरानी के तहत एक जजेस की कमेटी जो है वो गठित की जाए। कपिल जी, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है जयकांत जी के साथ संपर्क स्थापित करना चाहती है, उनकी बात आपके साथ में ओवरलैप हो रही है। इस बीच एक बार ग्राउंड जीरो चलेंगे। कपिल जी, मेरा आपसे वादा है, जैसे ही ऐश्वर्या अपनी बात पूरी कर लेंगे आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ऐश्वर्या, मुझे ये बताएं, सिंगू बॉर्डर पर क्या चल रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बहुत ज्यादा तेज है और कहा यह जा रहा है कि आज बड़े किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी। सिंगू बॉर्डर पर बड़े किसान नेता कौन कौन से हैं और अगर गिरफ्तार उन्हें किया जाता है तो आगे ये लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सिंगू बॉर्डर पर आज पुलिस अलर्ट पर है, हलचल बहुत तेज है। सीधी तस्वीरें सिंगू बॉर्डर से आपको दिखा देते हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार वो पैन करके दिखाएं। देखिए, इस वक्त 1, 2 और 3 वाटर कैनन्स में इस तरफ देख सकता हूं, और आज हमारी मीडिया की गाड़ियों को और पुलिस की गाड़ियों को इस बैरिगेटिंग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और पुलिस के द्वारा ये हमें ऑफिशियल सूचना दी गई है कि तमाम पुलिस की गाड़ियों को अब जो अंदर पार्क्ड है और जो मीडिया की गाड़ियां हैं जितनी भी, उनको इस बैरिगेटिंग से बाहर निकाला जा रहा है। ये बैरिगेटिंग 1.5 किलोमीटर दूर पर है, जहां से आप वो सामने स्टेज देख सकते हैं, डीटीसी की बसेस देख सकते हैं। पुलिस की गश्त तेज हो गई है। ये भी बताया गया है कि आज सिंगू बॉर्डर पर पुलिस ने 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग करी है और वो ट्रेनिंग सिर्फ स्टेज के सीधे बगल में हुई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। लगातार पुलिस की बैरिगेटिंग यहां पर है और पुलिस की गश्त है। वाटर कैनन्स यहां पर और भी ज्यादा तमाम डिप्लॉय किए गए हैं। वरुण, आप देख सकते हैं यहां पर साफ तौर पर यहां पे अलर्ट मोड पर है और पूरी तरीके से जो टॉप। जी ऐश्वर्या, शायद
किसी तकनीकी खामी की वजह से वीडियो फ्रीज हो गया है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप रहें मेरे साथ में, अगले 15 मिनट सिर्फ मेरे साथ में प्लीज रहें, और जितनी भी मूवमेंट आती है आप जैसे ही हाथ उठाएंगे मैं बिना देर किए सीधे सिंगू बॉर्डर ऐश्वर्या के पास में जाऊंगा। कपिल जी अपनी बात पूरी करें आप, उसके बाद जयकांत जी से बात करूंगा मैं। कपिल जी देखिए, तो मैं उसी बात को क्रम को आगे करते हुए अपनी बात कहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी इस बात की डिमांड करती है कि दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष ये तब होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी के तहत एक कमेटी का गठन कर दिया जाए, जो कि न्यायिक कमेटी हो और उच्च स्तरीय जांच हो, उसके बाद रिजल्ट अपने आप सामने हो जाएगा। कपिल जी बड़ी अजीब सी बात है, दो चीजें याद आती हैं मुझे, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और कमेटी के सामने जब किसानों को जाने की बात हुई, आप ही जैसे विपक्षियों ने ये कहा कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। अब आप ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि आपको ये लगता है कि दिल्ली पुलिस सख्ती दिखाएगी, और मेरा तो ये मानना है दिल्ली पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए, जितनी भी सख्त हो सके ना दिल्ली पुलिस ऐसे बवालियों के खिलाफ में, ऐसे गद्दारों के खिलाफ में सख्त यकीनन होनी चाहिए। राशिद भाई, मैं बहुत सीधी सी बात आपको कह रहा हूं कि जो वो कमेटी का गठन कर रहे थे, वो किसानों के और किसान से जुड़ा हुआ मामला था, खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला था। यहाँ पे जो विवेचना की बात है और जो इन्वेस्टिगेशन की बात है वो विधिक रूप से है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो सकता है। दूध का दूध और पानी का पानी बहुत ईमानदारी से होता है, नेक नियति से होता है, अच्छे इंटेंट से होता है। जयकांत जी मेरे साथ जुड़े हैं क्या? पिछले आधे घंटे से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। जयकांत जी हाँ या ना, आवाज आ रही है या नहीं? जी हाँ, हाँ आ रही है ना? असली किसान है या नकली किसान है आप? पहला जवाब ये दें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जयकांत मिश्रा टीवी पर होने चाहिए। बिल्कुल असली किसान है, यहाँ पे कोई नकली किसान नहीं है। जिन्होंने तांडव किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें उठा के जेल में भेज देना चाहिए। तो ऐसे बोलिए ना, राकेश टिकैत को जेल में डालना चाहिए, गुरनाम चढ़ूनी को डालना चाहिए, ऐसे बोले उग्रहा जी को जेल में डालना चाहिए, जो 37 किसान नेता हैं जो वाकई में दोषी पाए गए हैं उन्हें जेल में डालना चाहिए, पन्नू को डालना चाहिए जेल में, जिनका वीडियो, जिनका नहीं बल्कि मैं कहूंगा जिसका वीडियो, अगर कोई अपराधी है तो जिनका से जिसका हो जाता है मेरे लिए, जिसका वीडियो कल दिल्ली पुलिस ने दिखाया है, इन सभी को जेल में डालें। नहीं, डोंट बी न्यूट्रल, तटस्थ मत रहिए, नाम लेकर के बोलिए ये जेल में जाएंगे, इन्हें जेल में जाना चाहिए। ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। किसी भी व्यक्ति को कह दें कि उठा करके जेल में डाल दीजिए, ये मेरा विषय नहीं, ये दिल्ली पुलिस का विषय है। दिल्ली पुलिस को अगर लगता है कि कोई इस तांडव के अंदर, इसके पीछे किसी बड़े साजिश का हाथ है, तो उसे एक्शन लेना चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी सहानुभूति नहीं रखना चाहिए। ये राष्ट्र हित में है, राष्ट्र। एक बात ये बताइए, इतनी हिम्मत कैसे आती है जयकांत जी, इतनी हिम्मत कैसे आती है? जैसे राकेश टिकैत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो तमाम संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, जिसमें योगेंद्र यादव थे, राकेश टिकैत थे और बड़े बड़े किसान नेता थे, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि इसमें कहने ये लगे कि भाई ट्रैक्टर लेकर के जो लोग आए थे ना, इनका बहुत हम शुक्रिया कहना चाहेंगे, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और हमारा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक ही चला है, और जो लोग जिन्होंने बवाल किया है वो हमारे लोग नहीं थे, और सीधे तौर पर इनकार भी कर दिया। जबकि आंदोलन में पन्नू भी दिख रहे थे, लाल किला के पास में कई ऐसे बवाली थे जो राकेश टिकैत के साथ भी दिखे हैं। राकेश टिकैत का 6 दिन पहले का एक वीडियो है जो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था। वीडियो में राकेश टिकैत ने यह कहा था कि लाठियां लेकर के जाओ, ट्रैक्टर लेकर के जाओ, और एक बड़े साजिश की ओर इशारा उनका बयान कर रहा था। इतनी हिम्मत आ कैसे जाती है? बड़े भोले बन रहे थे ना आप लोग। किसान भोले हैं, किसान एकदम भोले हैं, मासूम है किसान मासूम है। लाल किले पे जाके कब्जा कर लिया, किसान मासूम है। वजीराबाद के एसएचओ का सर फोड़ दिया, किसान मासूम है। डीसीपी की जान के दुश्मन बन गए आप लोग। नहीं, मासूम है। सुनिए, 7 पॉइंट से जो 7 पॉइंट दिल्ली के थे, वहां से ये मार्च की अनुमति दी गई थी, और ये मार्च हुआ। जहां पे ये तांडव हुआ है वो 3 पॉइंट थे, और 3 पॉइंट जो तांडव के शिकार हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करने का जानते हैं, जो है वो जानते हैं जयकांत जी, मैं क्यों ये कह रहा हूं कि आप लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर वाकई में इतना झूठ बोलना है ना, इतना झूठ बोलना है, उस दिन जानते हैं क्या होना चाहिए था? राकेश टिकैत सामने आते, बड़े बड़े किसान नेता सामने आते, ये 37 किसान नेता सामने आते और आकर के हाथ जोड़ करके अपील करते कि जितने लोग भी बवाल कर रहे हैं ये लोग वहीं पर रह जाएं, वहां से वापस चले जाएं, देश शर्मसार हो रहा है और आप लोगों को वाकई में शर्म आनी चाहिए। जानते हैं क्यों?
26 जनवरी गणतंत्र दिवस, देश बड़े जश्न की तैयारी में था। 9:15 बजे वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री को पहुंचना था और 6:30 बजे से आप लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। उमेश जी, आपको लगता नहीं कि 6:30 बजे ही इन्हें कंट्रोल करना चाहिए था और 6:30 बजे ही स्ट्रिक्टली इन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए था, इन्हें लॉकअप में डालना चाहिए था। उमेश जी सुने, जयकांत जी सुनिए, नहीं जयकांत जी सुनिए, उमेश जी बोले। ये बिल्कुल सही है कि जिन लोगों ने बवाल काटा, प्रथम तो इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए 26 जनवरी को परेड निकालने की। अगर दी गई तो इनकी बातों पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए था कि लाखों का सैलाब जब हो जाता है तो नियंत्रण के बाहर हो जाता है। दूसरी बात जो आपने कही कि इन किसान नेताओं को लीड करना चाहिए था, सबसे आगे ये होते, अपने आगे किसी को नहीं निकलने देते, तब तो माना जाता है कि ये किसान नेता। वीरेंद्र बब्बर जी ये बताइए, ये जो 37 किसान नेता, ठीक है उमेश जी दोबारा आते हैं आपके पास में। वीरेंद्र बब्बर जी ये बताएं, 37 में से कितने जेल के अंदर जाएंगे, कब जेल के अंदर जाएंगे? अब आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं अगर इनके खिलाफ सबूत है तो? देखिए राशिद भाई, एक बात कहना चाहूंगा, अपनों से छल करने वाला अधिक नहीं चल पाएगा, छलनी में पानी भरने वाला प्यासा ही रह जाएगा। अभी आपने देखा किस प्रकार से ये, अभी आप सवाल कर रहे थे कि इनमें इतना हौसला कहां से आ जाता है, इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? हिम्मत आ जाती है क्योंकि इनके पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, हिम्मत आ जाती है क्योंकि इनके पीछे योगेंद्र यादव खड़े हैं, हिम्मत आ जाती है क्योंकि इनके पीछे केजरीवाल खड़े हैं, हिम्मत आ जाती है क्योंकि इनके पीछे अमरिंदर सिंह खड़े हैं, हिम्मत आ जाती है क्योंकि इनके पीछे ये सारे कम्युनिस्ट नेता खड़े हैं। अजय अरोड़ा ये कह रहे हैं, अजय आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और वामपंथी नेता खड़े हैं, लेकिन अजय अरोड़ा ये कह रहे हैं कि इन सबके पीछे गृह मंत्री अमित शाह खड़े हैं। ये कहना है अजय अरोड़ा का। अजय जी आप भी बोल सकते हैं। राशिद भाई एक मिनट, जब भी कोई रैली चलती है, जब भी कोई आंदोलन होता है, उसके आगे पुलिस चलती है, पुलिस की गाड़ियां होती हैं, सिस्टम होता है, पहले गाड़ियां होती हैं, वो क्यों नहीं की? जब छोटी सी भी आंदोलन होता है राजधानी में राशिद भाई, पुलिस की इंटेलिजेंस इतनी बढ़िया होती है। अभी बस एक सेकंड रुकिएगा। सिंगू बॉर्डर से ऐश्वर्या हैं और ऐश्वर्या हमें लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं। ऐश्वर्या आप बोल भी सकते हैं और आप एडलिप कर सकते हैं, विजुअल कमेंट्री आप कर सकते हैं, आपको मैं देख पा रहा हूं, आप बोलें जो भी आपको दिख रहा है बोलें। सिंगू बॉर्डर से लाइव ऐश्वर्या की रिपोर्ट। ऐश्वर्या बिल्कुल सीधी तस्वीरें सिंगू बॉर्डर से हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त की तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ये जो बैरिकेडिंग है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, जो मुख्य स्टेज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा का बनाया गया है। और अब तमाम जो गाड़ियां हैं उनको लगातार इस बैरिकेडिंग से बाहर निकाला जा रहा है। वाटर कैनन्स और भी तमाम मात्रा में डिप्लॉय किए गए हैं। टॉप पुलिस ऑफिशियल्स लगातार सिंगू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। ऐश्वर्या ठीक मैं 20 सेकंड के बाद आपके पास दोबारा आना चाहता हूं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, मैं तस्वीरों में ये चाहूंगा कि जहां तक भी आपका कैमरा जाए हमें ये दिखाएं, क्योंकि आज कहा यह जा रहा है कि बड़े किसान नेता अरेस्ट हो सकते हैं। और जैसा कि आपने ये बताया, मुझे ऐसा लग रहा है एडिटोरियल टीम तैयार रहे ये बताने के लिए कि सिंगू बॉर्डर पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ऐश्वर्या के पास दोबारा से हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 हेडलाइंस के बाद। जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद लाल किला का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये पहली बड़ी खबर है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर हलचल बहुत तेज हो गई है। ऐश्वर्या जैन हमें ये जानकारी देते हुए, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, इन सभी की टुकड़ियां बढ़ने लगी हैं। क्या यह माना जाए कि आज आंदोलन खत्म किया जाएगा? क्या यह माना जाए कि 25 FIR पर बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है? क्या यह माना जाए कि किसान नेताओं की गिरफ्तारी भी होगी? एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, कितने बड़े, कौन कौन से बड़े किसान नेता हैं वहां पर, मुझे ये बताएं। योगेंद्र यादव अभी कहां पर हैं? गुरनाम चढ़ूनी कहां पर हैं? डॉक्टर दर्शन पाल कहां पर हैं? क्या इनमें से कोई नेता अभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता सिंगू बॉर्डर पर हैं या फिर नहीं? देखिए अभी इस वक्त संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मुलाकात, आज जो बैठक होने वाली है वो दोपहर के 2 बजे होने वाली है और उसको लेकर तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, योगेंद्र यादव समेत राकेश टिकैत, सभी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि आगे की इनकी रणनीति क्या होने वाली है। क्योंकि पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। आपको हम दिखा देते हैं साफ तौर पर, जितने भी यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो
लगातार अब आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। कंपनीज को यहाँ पर और डिप्लॉय किया गया है और किसान संगठन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको किसी भी तरीके की इस डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि कल से और आज सुबह से भी लगातार 2 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने इस मुख्य स्टेज के पास में ट्रेनिंग करी है और लगातार उनको बताया जा रहा है कि आप अलर्ट मोड पे रहे। लाउड स्पीकर्स को डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन कैमरास में देख सकता हूं, उसकी नजर से इस आंदोलन को दिल्ली पुलिस लगातार देख रही है। सीसीटीवी कैमरास भी और तमाम डिप्लॉय यहां पर लगाए गए हैं और इसी को देखते हुए लग रहा है कि दिल्ली पुलिस लगातार यहां पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हाँ, ऐश्वर्या, दोबारा आपके पास आता हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। दंगे का आरोपी दीप सिद्धू, इसने किसान नेताओं को धमकी दी है। कहा, तुमने मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया। ये दीप सिद्धू ने कहा, मैंने अगर तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। फेसबुक पर वीडियो जारी करके दीप सिद्धू ने यह बात कही है। मैं कहीं नहीं भागा, सिंघू बॉर्डर पर ही हूं। एक बार सुने आप। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ। यानी दीप सिद्धू अब किसानों को धमकी भी देने लगा है। इससे पहले कल दीप सिद्धू का एक और वीडियो सामने आया था। वीडियो में दीप सिद्धू को किसान खदेड़ते नजर आए थे। दीप सिद्धू के सामने गुस्से में थे किसान और वीडियो में दीप सिद्धू बहुत डरा हुआ है। ये एक वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में एक्सक्लूसिव वाटर मार्किंग के साथ में चलाई है, क्योंकि ये दीप सिद्धू का वो वीडियो है जिसमें किसानों ने खदेड़ा था और इसी के बाद गुस्से में दीप सिद्धू है जो उसने आज का वीडियो रिलीज किया है और 50% में आप आज का वीडियो भी दिखा सकते हैं अगर आप दिखाना चाहें तो, क्योंकि इस वीडियो में यह दिखाया गया था कि किसान बहुत नाराज थे लाल किले के पास में जब दीप सिद्धू 26 जनवरी को पहुंचा था ट्रैक्टर परेड के दिन, तभी किसानों ने खदेड़ दिया था। और अब दीप सिद्धू का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दीप सिद्धू सीधे ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी परतें खोलनी शुरू कर दी तो दिल्ली छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये है कौन दीप सिद्धू? इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए, तुरंत ही चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में। इंडिया न्यूज का हाई एंड वर्चुअल स्टूडियो आपको दिखाएगा कि दीप सिद्धू कौन है, इसकी पहचान क्या है। दीप सिद्धू, इसका जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर में हुआ था। दीप सिद्धू ने कानून की पढ़ाई की है, कुछ दिन बार का मेंबर भी रहा। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीत चुका है दीप सिद्धू। 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म आई थी। 2018 में आई फिल्म जोरादास नंबरिया से मशहूर हुआ। 2019 में सनी देओल के लोकसभा चुनाव कैंपेन का हिस्सा रहा, लेकिन फिर जाकर के कल सनी देओल ने यह कह दिया दीप सिद्धू से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या दीप सिद्धू दंगाई है? क्या दीप सिद्धू का दंगा कनेक्शन है? ये जानने के लिए थोड़ा पीछे आपको लेकर के चलते हैं। 25 सितंबर 2020 कलाकारों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। तब शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था। फिर दीप सिद्धू ने भी तभी किसानों के साथ धरने पर बैठने का फैसला किया। इसके बाद दीप ने स्थायी तौर पर धरना देने का निर्णय लिया। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी किसानों की समस्या उठाई। इस बीच बहुत से किसानों ने दीप सिद्धू की भागीदारी का विरोध किया। दीप सिद्धू को कई किसानों ने आरएसएस और बीजेपी का एजेंट तक भी कह दिया था। जयकांत मिश्रा जी, ये कौन है दीप सिद्धू जो बार बार आप लोगों को धमकी दिए जा रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप लोगों की परतें खोलनी शुरू कर दी ना तो आप लोगों को दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ेगा। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये दीप सिद्धू के हाथ में आप लोगों ने अपनी किस्मत रख दी है क्या? नहीं, एक लड़के के हाथ में, 23-24 साल के एक दंगाई के हाथ में आप लोगों ने किस्मत रख दी। बहुत शर्म की बात है जयकांत जी, बहुत शर्म। शेम शेम जयकांत जी, शेम। नहीं, मैं बताता हूँ ये दीप सिद्धू कौन है। ये दीप सिद्धू वही है जो गृह मंत्री जी के साथ बैठा था। ये दीप सिद्धू वही है जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था। ये दीप सिद्धू की वही भूमिका है जो शाहीन बाग में 2 लोगों ने गोलियां चलाई, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? रागिनी तिवारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? ये सब षड्यंत्र। वीरेंद्र बब्बर जी, दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? वीरेंद्र बब्बर जी, दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? हाँ ठीक है, रुक जाइए जयकांत जी, रुक जाए। जयकांत जी रुके, वीरेंद्र बब्बर बोलेंगे फिर अजय अरोड़ा बोलेंगे। वीरेंद्र बब्बर बोलेंगे, होल्ड। जयकांत जी होल्ड, वीरेंद्र जी बोले।
देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, केवल और केवल हालात जब इनसे नहीं संभल रहे, इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है, ये आज पूछ रहे हैं दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर, लेकिन दीप सिद्धू के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं? पूछता हूँ, आज ये जो देश के गृह मंत्री के ऊपर बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं वीरेंद्र बब्बर जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत समाज के ऊपर 2 हत्या आंदोलन में जब अरे कहाँ चलेगा? ना वीरेंद्र बब्बर जी, ऐसा नहीं होता। नहीं, डिबेट को डिटेल मत कीजिए। मैं अभी संत समाज की बात नहीं कर रहा। अजय अरोड़ा जी आप बोले, अजय अरोड़ा जी आप बोले। जहां पर डिबेट घूमती है ना, वहीं पर मैं अगले स्पीकर के पास चला जाता हूं। अजय जी बोले। देखो, डिबेट घुमा दी बब्बर साहब ने। नहीं, मैं घूमने नहीं दूंगा, आप चिंता ना करें। मैं उम्र में आप लोगों के मुकाबले छोटा हूं, लेकिन थोड़ा तो मुझे इतना अनुभव है ना कि डिबेट को डिरेल तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा। अजय जी बोले। आपका सम्मान करते हैं हम। हाँ। आप बड़ी सूझबूझ से डिबेट कराते हो। हाँ। अभी जिस प्रकार से दीप सिद्धू की बात हुई, बिल्कुल इनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से था, और सनी देओल के चुनाव में भी खूब प्रचार किया और हमने देखा पिक्चरों में, और प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े रहे। और मुझे लगता है राशिद भाई, क्योंकि सरकार तीनों कानून वापस लेना नहीं चाहती और ये आंदोलन तोड़ने के लिए, मुझे तो लगता है, आप इसको अन्यथा ना लें, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा बब्बर जी पे, मुझे लगता है कि आरएसएस के लोग आए थे दंगा करने, क्योंकि अगर आरएसएस के लोगों को शय नहीं होती, लाल किले में प्रवेश करना असंभव है राशिद भाई। अरे आप भी ऐसी बात करते हैं भाई, आप भी ऐसी बात करते हैं। आतंकी हमला हो जाए तब भी संग, अगर कोई बवाल हो जाए तो भी संग, सीए के नाम पर अगर प्रदर्शन चल रहा है तो भी संग। समझ में नहीं आता। दिल्ली में कुछ हो जाए, नागपुर की तरफ देखते हैं आप लोग, अहमदाबाद में हो जाए, नागपुर की तरफ देखते हैं, मुंबई में हो जाए, नागपुर की तरफ देखते हैं। ये कोई ट्रेनिंग दी जाती है क्या विपक्षियों को? कपीश जी, कपीश जी, ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है क्या? अच्छा, अजय अरोड़ा जी बोले। हाँ, बोले। हाँ, बोले। आसान कर दिया। बिल्कुल, नागपुर की जो काली टोपी वाले हैं, इन जो नागपुर की सेना है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सुबह उठ के जाते हैं ये शाखा में, इन्हें समझाया जाता है किस प्रकार से दंगा करना, किस प्रकार से, और ट्रेन है ये लोग। नहीं, ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम गिना जाता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की सेवा भी की है। हमें भी पता है और आपको भी ये जानकारी होगी कि चीन के खिलाफ युद्ध के बाद किस तरह से वॉलंटियर्स की भूमिका में सबसे आगे आए थे। ये हम सभी की जानकारी में है। लेकिन कपीश जी, क्या विपक्षियों को ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि अगर बीजेपी को चुप कराना है, केंद्र सरकार को चुप कराना है, कुछ भी हो जाए, दंगा हो जाए, बवाल हो जाए, फसाद हो जाए, 26 जनवरी का कांड हो जाए और नाम ले लो सिर्फ एक आरएसएस? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, जब कोई घटना घटती है तो कुछ परिस्थिति जनित साक्ष्य होते हैं जिनको फोल्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद एविडेंसेस में चश्मदीद को तो बदलाया जा सकता है, लेकिन परिस्थिति जनित साक्ष्य बदलते नहीं है। मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि जितना डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर आपने 8-10 ट्रैक्टर देखे थे, सिर्फ उन्हीं की भूमिका थी जो कि किसानों को भी ट्रैक्टर को चोट मारते हुए आगे निकलते थे, पुलिस को दौड़ाते थे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, इतना भारी पुलिस का इंतजाम था, जिन रूटों से निकलना था वहां पे सारी चीजों की व्यवस्था पुलिस देकर रखी थी, लेकिन लाल किले के ऊपर जो है ये अचानक कहां से लोग चले आए थे, और लाल किले के ऊपर कोई ट्रैक्टर नहीं जा सकता था, पैदल लोग गए थे। दिल्ली की पुलिस को जानबूझ कर छोड़ दिया गया था। एक चीज पूछना चाह रहा था, अगर लाल किले पे झंडा किसी का भी फहराया वो गलत था, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, सरकार का पूरा दोष है। सरकार की पूरी साजिश है, ये आंदोलन को क्रश करने के लिए किया गया था, और ये सारी चीजें प्रूफ होती है, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही दिल्ली की पुलिस नहीं कर सकती है, जो कि घटना सामने को आई है। इनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर देश को बताना पड़ेगा कि देश की सुरक्षा क्या इनके हाथ में नहीं है, जब लाल किला सुरक्षित नहीं है। उमेश जी है क्या हमारे साथ में? उमेश जी थोड़ा सा, अच्छा उमेश जी हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि उमेश जी के जरिए ही मैं ये समझना चाह रहा था कि लाल किले की सुरक्षा के लेयर्स कितने होते हैं, और अगर इन लेयर को धता बताते हुए उपद्रवी और अच्छा उमेश जी आ गए हमारे साथ, वापस स्क्रीन पर अवतरित कर दिया जाए उमेश जी को। उमेश जी मुझे ये समझाएं कि लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था के लेयर्स कितने होते हैं, और क्या वाकई में ये संभव होता है कि गणतंत्र दिवस के दिन इतनी तादाद में आराम से कोई पहुंच जाए, तिरंगे के सामने खालसा पंथ का झंडा लहराए और निकल करके चला जाए? निहंग सिख जो है अपना घुड़सवारी करते हुए अंदर घुस जाए, ट्रैक्टर लेकर के बवाली अंदर घुस जाए, दीप सिद्धू अंदर घुस जाए, कितनी लेयर की सुरक्षा होती है 26 जनवरी के दिन? इसीलिए मैंने कहा ये एक प्रोफेशनल पुलिस का फेल्योर ही माना जाएगा कि लाल किले जैसी सुरक्षित जगह पे, जिसकी कम से कम 4 लेयर की सुरक्षा होती है, और इन चारों लेयर्स को तोड़ के कोई आदमी अंदर चला जाए,
तिरंगा उतार के वहां किसी पंथ का झंडा फहरा दिया जाए, तो ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है जिसपे कि गहन विवेचना की आवश्यकता है कि क्यों ऐसा होने दिया गया और क्यों ऐसा हुआ। और जहां तक ये 26 जनवरी के दिन जितना बवाल हुआ, इसकी सभी कह रहे हैं मुक्त कंठ से कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, एक नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी, हर लोग जानते हैं कि 2 पुलिस के लोगों को इन्होंने मुजफ्फरनगर में मार के पेड़ पे उल्टा लटका दिया था और नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग जब अगर इस आंदोलन से जुड़े थे, किस पार्टी के नेता थे ये लोग? उमेश जी, मैं नहीं जानता किस पार्टी के नेता थे। चलिए नाम मत लीजिए, लेकिन पार्टी कौन थी यही बता दें आप। पार्टी मैं नहीं कह रहा हूं, पार्टी नहीं, लेकिन एक ये जो नेता जुड़े हुए हैं जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं, राकेश टिकैत, आप किसान नेता की बात कर रहे हैं। अच्छा। पिताजी का इतिहास अगर देखें तो इनके पिताजी ने मुजफ्फरनगर में 2 सिपाहियों को मार के पेड़ पे उल्टा लटका दिया था और उसके नीचे बैठे हुक्का पी रहे थे। अच्छा। हाँ, जयकांत जी बोले। देखिए, उमेश जी ने बहुत ईमानदारी से इंडियन पुलिस को सर्व किया है, और अगर वो बात कह रहे हैं कुछ, तो इसको जवाब तो जयकांत जी आपको देना ही चाहिए। मैं इसमें क्या बोलूं? जयकांत जी बोले आप। मैं राशिद भाई, मुझे 1 मिनट दीजिए, तसल्ली से मैं लाल किले के बारे में समझाऊंगा। मेरा दफ्तर है लाल किले के बारे में, मैं भी समझाऊंगा। एक वर्चुअल ग्राफिक हमारे पास भी है लाल किले के बारे में, वो भी समझा करके ही ब्रेक लूंगा। आप बोले। देखिए, लाल किला के अंदर जो बैक साइड में है वहां पे आर्मी भी रहती है। लाल किला के अंदर पुरातत्व विभाग का एक डायरेक्टरेट भी रहता है। लाल किला का जो मेन एंट्री है, सैकड़ों को मारना चाहते थे वहां। एक काम कर, पुलिस तो क्या गोली चला के तो 200 आदमी मार देना चाहते थे। सम्मानित गेस्ट, मेरी बात सुनिए। जयकांत जी, मेरी बात सुनिए। मेरी पुलिस की तरफ से, न्यूज हेडक्वार्टर की तरफ से मेरे लिए कमांड आई है। मेरी बात सुने आप लोग, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुनिए। होल्ड, मेरी बात सुने। हाँ, जयकांत जी मेरी बात सुन लें आप, ससम्मान मेरी बात सुन लें। जयकांत जी, वीरेंद्र बब्बर जी, अजय अरोड़ा जी, कपिल जी और उमेश जी, आप पांचों से एक रिक्वेस्ट की गई है मेरे न्यूज हेडक्वार्टर की तरफ से। 10 मिनट के बाद में इंडिया न्यूज देश का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज 100 वीडियोस लेकर के आ रहा है, बिल्कुल नए वीडियोस हैं, जहां पर 26 जनवरी की साजिश का खुलासा, बड़ा एक्सपोजे हम करने जा रहे हैं। आपका वक्त बेशकीमती है, हालांकि आपने सिर्फ 11 बजे तक का वक्त दिया था। हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन आप पांचों ही मेहमानों से है कि ठीक 10 मिनट के बाद अगले 1 घंटे का एक और हम शो करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा है, उसमें भी हमारे साथ में आप बने रहें। वीरेंद्र बब्बर जी, आपकी जो अधूरी बात है वहीं पर पूरी करेंगे आप। अजय अरोड़ा जी आप भी, कपिल जी आप भी, उमेश जी आप भी और जयकांत जी आप भी प्लीज हमारे साथ में कम से कम 11:30 पौने 12 बजे तक बने रहें। बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी, आपका वक्त बहुत बेशकीमती है। लेकिन मैं ब्रेक लूं उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देश के लाल किले पर हमने कुछ वर्चुअल इनपुट तैयार किए हैं ताकि देश भी ये जान पाए और जिन्होंने बवाल किया है वो भी ये जान पाए देश की आन बान और शान लाल किले का मतलब क्या है। देखें आप, लाल किला 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। 1638 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी उस समय में बना। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से ही पीएम देश के नाम संदेश देते हैं। लाल किले की दीवार से लगे 2 गेट हैं, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, पूरी दिल्ली में फेमस है ये। किले के अंदर दीवाने आम बादशाह के बैठने के लिए बनाया गया है। दीवाने आम के पास ही एक और खुला मैदान भी है। लाल किला में बनी मोती मस्जिद को 1659 में बनाया गया था। मोती मस्जिद औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। 11 मार्च 1783 को सिखों ने दीवाने आम पर कब्जा किया। लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ब्रिटिश काल में लाल किला मुख्य छावनी बनाया गया और आजादी के बाद अंग्रेजों ने फिर लाल किला को भारतीय सेना के हवाले कर दिया। ये लाल किला का आन बान और शान का एक लंबा इतिहास है, 2 सदियों का इतिहास है। लेकिन हाँ, इतना ही कहना हम चाहेंगे कि ठीक 9 मिनट के बाद में देश का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज करने जा रहा है। वीडियोस खुद ही अपनी कहानी बोलेंगे, एक एक सबूत, षड्यंत्र के राज खोलेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। मेरी कोलीग रचना बंसल के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा रहेगा और हाँ, ये देश का ऐसा खुलासा है जिसकी वजह से 134 करोड़ हिंदुस्तानी वाकई हिल जाएंगे। एक ब्रेक।